जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले के क्लासेज में हम लोग जो है देख चुके हैं भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, जो कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न अधिकांशतः गलत होने की संभावनाएं होती है। तो आज के वीडियो में उसी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि गलत ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। तो भारतीय संविधान की विशेषता को हम लोग करेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इसमें भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को देखेंगे। सबसे लंबा लिखित संविधान, विशेषताओं, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान की विशेषता, जिसमें प्रस्तावना भी है और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची और लगभग 106 संविधान संशोधन हो चुका है। 106 संविधान संशोधन हो चुका है। तो भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद। भाग पूछे तो 22 भाग, और अनुसूची अगर मूल रूप से पूछता है तो मूल रूप से अनुसूची कितना था? 8 था। मूल रूप से कितना था? 8 था। ठीक, ये हो गया पहला विशेषता। दूसरा विशेषता, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग अलग अलग देशों से जो लिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिर्फ ये समझने के लिए कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया, ये एक विशेषता हो गया। एक विशेषता है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का स्वरूप है। अनम्यता का स्वरूप है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का स्वरूप है। इसका अर्थ क्या है कि भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ठीक, दोनों कठोर और लचीला के बीच का समन्वय। भारतीय संविधान कठोर और लचीला के बीच का समन्वय। कठोर का मतलब क्या होता है? वैसा संविधान जिसमें संशोधन करना काफी ही मुश्किल होता है, वैसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। और लचीला संविधान वैसा संविधान जिसमें संशोधन करना आसान होता है। संशोधन करना आसान होता है, वैसे संविधान को हम लोग लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान,
तो भारत का संविधान जो है ना तो अमेरिका की तरह कठोर है और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला है। तो भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला के बीच का समन्वय है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 विशेषताओं को हम लोग देख चुके हैं। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव है। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है। भारत की एक विशेषता क्या है कि पूछा जाता है कि भारत क्या है, एक संघीय देश है या एकात्मक देश है। तो संघीय देश का अर्थ क्या होता है? संघीय देश वैसे देश को कहते हैं जिस देश में केंद्र और राज्यों की शक्तियां आपस में बराबर रूप से बटी होती है और यह संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। उसे हम लोग संघीय देश कहते हैं। जैसे कि अमेरिका एकात्मक देश वैसे देश को कहते हैं, या एकात्मक देश अक्सर छोटा भौगोलिक आकार वाले देश में यह व्यवस्था लागू होती है। इसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। तो भारत जो है ना तो एकात्मक देश है और ना ही संघीय देश है। यह संघीय और एकात्मक का मिश्रण है। तो यहाँ पर एक विशेषता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव अधिक है। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब अभी जस्ट बताएं कि केंद्र की ओर झुकाव, केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति का केंद्रित होना। जैसे कि आपातकाल में केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति होती है। हम पढ़ेंगे आगे, तो फिलहाल एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आपातकाल में केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति होती है। अखिल भारतीय सेवा IAS IPS राज्य में कार्य करते हैं, इसके माध्यम से अत्यधिक शक्तियां होती है। राज्यपाल, इसके माध्यम से अत्यधिक शक्तियां होती है। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। एकल नागरिकता, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सिर्फ समझने के लिए था, देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका विशेषता है एक सरकार का संसदीय स्वरूप। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत में जो है संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में किस स्वरूप को अपनाया गया है? संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक, संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। तो यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो है कि प्रधानमंत्री जो है मुखिया होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक प्रधान होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि यह व्यवस्था जो है ब्रिटेन और भारत में है। तो सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। और संसदीय संप्रभुता, भारत में संसदीय संप्रभुता, ये सभी जो है गुण है। 5वां गुण था, ये 6ठा है, सभी लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन को, यह सभी संविधान की विशेषता है भारतीय संविधान की। संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन का अर्थ क्या होता है? संसदीय संप्रभुता, इसका अर्थ क्या होता है कि यदि
संसद कोई विधि बना देती है, यदि संसद कोई विधि बना देती है तो वह विधि मान्य होता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। यही संसदीय संप्रभुता होती हुए यह ब्रिटेन में देखने को मिलता है। ब्रिटेन के संसद के बारे में यह कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद सिर्फ जो है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, वहाँ की सभी कार्य कर सकती है। तो भारत में जो है अगर सांसद कोई कानून बनाता है तो वो न्यायपालिका उसका क्या करती है, न्यायपालिका उसका पुनरीक्षण करती है, और यदि वह संविधान के आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करती है तो उसे वह रद्द कर देती है। तो भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। और ये हो गया संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन क्या है कि न्यायपालिका की मतलब कि न्यायपालिका से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। न्यायपालिका से बढ़कर, जैसे ब्रिटेन में संसद से बढ़कर कुछ नहीं है, तो जिस संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है उसे न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहते हैं। तो जैसे कि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। तो भारत में न्यायपालिका से भी ऊपर है, तो वह है हमारा संविधान। तो भारत में न्यायपालिका और संसदीय संप्रभुता के बीच जो है संतुलन स्थापित किया गया है। ये विशेषता हो गया। चलिए अगला, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। तो भारत में जो है न्यायपालिका की एकहरी व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक, इसके अधीनस्थ न्यायालय। एक तो भारत में जो है न्यायपालिका एकहरी है और अन्य गुण है मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व। बहुत सारे गुण हैं भारतीय संविधान के। मौलिक कर्तव्य भी ले सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। राजनीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य का भाग 4A में, 4 क में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, यह सभी भारत के संविधान का विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। यह भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? अगर दे देता है संज्ञात्मक विशेषता है, अध्यक्षात्मक विशेषता है, ऐसे करके देता है तो अपना टॉपिक चुन सकते हैं, कॉन्सेप्ट के अनुसार क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे हम देख चुके हैं। तो चलिए, अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इसका जवाब दीजिएगा। तो भारतीय संविधान की विशेषता में सिंपल रूप से याद रखना है, यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। दूसरा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना है। भारतीय संविधान जो है में संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के संतुलन स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो अन्य जितने भी हैं सभी चीज़ों को हम लोग
ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संविधान की विशेषता को देख चुके हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता ही है, साथ यहाँ से प्रश्न बनता है जो कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं आपको कि संविधान के एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। यहाँ से डीपली प्रश्न बनता है, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से काफी बार प्रश्न बनते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के विशेषता में हम लोग जो देखे थे कि विशेषताओं में हम लोग क्या क्या देखे थे, एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण। भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं पाई जाती है, एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण। इस दोनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एकात्मक लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। चलिए एकात्मक लक्षण को ये नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। तो चलिए देखिए, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण पहले हम लोग समझा चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए लिख लीजिएगा, एक सशक्त केंद्र, एक सशक्त केंद्र। तो एकात्मक लक्षण का मतलब क्या होता है, केंद्र का मजबूत होना। सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं, तब पर भी फिर से देख लेते हैं। केंद्र का मजबूत होना ही एकात्मक लक्षण है। केंद्र का मजबूत होना और राज्य का कमजोर होना ही क्या है, एकात्मक लक्षण का उदाहरण है। एकात्मक लक्षण में क्या हो गया, केंद्र का मजबूत होना और राज्य का कमजोर होना ही एक तरह से क्या होता है, एकात्मक लक्षण है। तो चलिए इसमें एक सशक्त केंद्र और एक एकल संविधान। भारत में कितने संविधान है, सिर्फ एक। राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं किया, व्यवस्था किया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत में राज्य का अलग नागरिकता और केंद्र का अलग नागरिकता नहीं है। संविधान का लचीलापन, ये पॉइंट समझने का है। ये सब पॉइंट तो मान लीजिए आएगा तो मार लीजिएगा, तो ये थोड़ा समझ लीजिए। संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन अभी ही बताए थे। लचीलापन का मतलब क्या होता है, संशोधन करना आसान। संविधान में संशोधन आसानी से किया जाना, संविधान में संशोधन करना आसान हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लचीलापन। ठीक, तो लचीलापन अगर मान लीजिए संविधान में संशोधन आसान होगा तो भारत में जो है संसाधनों व्यवस्था, भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि सांसद क्या करती है, संविधान का संशोधन कर सकती है। और जब संविधान संशोधन करना आसान होगा तो केंद्र स्वाभाविक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा। केंद्र क्या होगा, अत्यधिक मजबूत होगा, अत्यधिक शक्तिशाली होगा। तो याद रखिएगा कि संविधान का लचीलापन किस प्रकार का गुण है संविधान का, तो एकात्मक लक्षण। और संविधान का कठोर होना वह कौन सा लक्षण है, संघात्मक लक्षण। हम लोग देख चुके हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। एक बताए थे कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र द्वारा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल के द्वारा केंद्र क्या करता है, राज्य में शासन करने का अप्रत्यक्ष प्रयास करते रहता है। अखिल भारतीय सेवा, सभी पॉइंट हम लोग डिस्कस इसे कर चुके हैं। चलिए लिख देते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, राज्य के सारे अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं। याद रखिएगा भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। एक सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, संविधान में संशोधन, लचीलापन का अर्थ संविधान में संशोधन करना आसान, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान। तो चलिए
आगे हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान की जो एक और विशेषताएं हैं। वह विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता को हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में बनता है, तो निश्चित रूप से इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो संघात्मक विशेषताओं में क्या क्या है? संघात्मक लक्षण में राज्य और केंद्र का बराबर होना ही क्या है? संघात्मक विशेषता। तो द्वैध राज पद्धति, द्वैध राज पद्धति अर्थात केंद्र और राज्य का क्या होना? शक्ति का बंटवारा होना। लिखित संविधान, लिखित संविधान, अगर लिखित संविधान होगा तो संशोधन करना नियम के अनुसार ही संशोधन होगा, जिससे राज्य की स्वायत्तता भी बरकरार रहेगी। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्ति का बंटवारा रहेगा। तो ये कौन सा हो गया? संघीय लक्षण। एक कठोर संविधान, कठोर संविधान, कठोर संविधान का अर्थ बता चुके हैं, तो ये सभी पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता, अगर संविधान सर्वोच्च होगा तो संघात्मक व्यवस्थाएं बहाल रहेगी, अगर संसदीय संप्रभुता रहेगी तो संघात्मक व्यवस्थाएं बहाल नहीं रह पाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी तो संसदीय संघात्मक व्यवस्थाएं बरकरार रहेगी। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा जो है वह जनता का सदन है, यह जनता का सदन है, तो यहाँ जनता का नेतृत्व किया जाता है। जबकि राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार अगर दोनों तरह से दो सदन होता है तो यह संघात्मक लक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, क्योंकि एक तरफ केंद्र क्या करता है? जनता का सदन होने के नाते यहाँ से शासन करता है, और राज्यसभा के अंदर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, तो शक्ति का एक तरह से क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। ठीक, शक्ति का बंटवारा हो जाता है। इस कारण जो है द्विसदनीय व्यवस्था जो है संघात्मक लक्षण है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है किसी भी पॉइंट में तो उस पॉइंट को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। तो भारतीय संविधान कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, और उसका कारण क्या है? बड़ा संविधान है कैसे, कारण क्या है? कई बार पूछा जा चुका है। तो उसके कुछ निम्नलिखित कारण है, जिसमें एक हो जाता है भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण। तो चलिए, भौगोलिक कारण में हम लोग क्या होगा? भारत का विस्तार और विविधता, भारत का विस्तार और विविधता। भारत क्या है? बहुत बड़ा देश है, और यहाँ की विविधता भी अत्यधिक है। तो विविधता, जनजातीय क्षेत्र अलग है, अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो विस्तार और विविधता के कारण जो है भारतीय संविधान बड़ा हो गया है। ऐतिहासिक, भारत शासन अधिनियम का विस्तृत होना, भारत शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना, इससे अधिकांश टर्म लिए गए हैं। और राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान का होना, राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान का होना, या जो है
प्रमुख रूप से संविधान के बड़ा होने का कारण है। संविधान सभा में जो है अत्यधिक कानूनी विशेषज्ञ लोग थे, कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, जिसके कारण जो है भारतीय संविधान बड़ा हो गया है। भारतीय संविधान का विस्तार, भारत का विस्तार और विविधता अत्यधिक है। इसके कारण भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है। केंद्र, राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान का होना, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व, साथ ही साथ प्रशासनिक बातों को इसमें लिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसी चीजों को शामिल किया गया, जिसके कारण भारतीय संविधान जो है विस्तृत हो गया है। जनजातीय क्षेत्रों 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को शामिल किया गया, जिसके कारण भारतीय संविधान काफी ही विस्तृत हो गया है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं देखे हैं जो काफी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे संविधान के स्रोत, काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं, 1-2 पुरस्कार विविध के रूप में। तो एक प्रमुख पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसे ही साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार भारत में कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सबसे पुराना यह साहित्य अवार्ड है। या जो है उन लेखकों को दिया जाता है, उन लेखकों को दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में हो, से संबंधित हो। 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषा से हो। तो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा में अगर लिखते हैं कोई लेखक, तो उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है? 22 भाषा। कितना भाषा है? 22 भाषा। तो उस भाषा में दिया जाता है। और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है। तो याद रखिएगा, 22 भाषा 8वीं अनुसूची के संबंधित भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। चलिए एक और पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड, यह जो है देखिए, ये दोनों पुरस्कार में क्यों हम लोग क्यों करा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस दोनों पुरस्कार में कुछ अंतर है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और लोग गलती कर बैठते हैं। तो चलिए, इसमें जो है कि संविधान में शामिल 22 भाषा, संविधान में शामिल 22 भाषा के साथ साथ 2 अतिरिक्त भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अंग्रेजी और राजस्थानी समेत 22 अंग्रेजी, राजस्थानी और संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं से संबंधित लेखकों को दिया जाता है। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 22 भाषा, संविधान में उल्लेखित और अंग्रेजी भाषा में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य का कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो जो है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, यूपीएससी, पीटी, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके, जिससे हर व्यक्ति को फ़ायदा हो सके। और जितने भी कंटेंट कराया जा रहा है जो काफ़ी ही एग्जाम से रिलेटेड है, वही कंटेंट कराया जा रहा है जो विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे भारतीय संविधान के स्रोत। चलिए, धन्यवाद।